हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को समंकों का संकलन कैसे किया जाता है या डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है आज आप लोगों को बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि जो डेटा है वो कितने तरह का होता है। इस विषय पर इस विषय पर बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि समंकों के संकलन का क्या तात्पर्य है, समंक कितने प्रकार के होते हैं, यानी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके डेटा कलेक्शन का क्या मीनिंग है, डेटा कितने टाइप्स का होता है, और जो प्राइमरी डेटा है उसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो समंकों के संकलन या कलेक्शन का तात्पर्य है जब हम डेटा एकत्र करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी क्षेत्र के लिए रिसर्च की प्लानिंग की जाती है तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़े कलेक्ट करने के लिए जो आंकड़े हैं वो किसी भी रिसर्च के लिए एक बेस का काम करते हैं, नींव का काम करते हैं। और संकलन के आधार पर जो डेटा है उसे दो प्रकार में बांटा जाता है, प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक समंक और सेकेंडरी डेटा यानी द्वितीयक समंक। डेटा प्राइमरी डेटा या प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेटर यानी अनुसंधानकर्ता अपने उपयोग के लिए स्वयं एकत्रित करता है। ये बिल्कुल प्राइमरी होने के कारण बिल्कुल मौलिक होते हैं, यानी इन डेटा का यूज कभी किसी और ने नहीं किया होता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इन समंकों का संग्रहण करता है। इसी प्रकार से द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा वे डेटा होते हैं, वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता, बल्कि इन समंकों का संग्रहण किसी पूर्व अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले ही किया होता है और पब्लिश किया हुआ होता है। ये प्रकाशित भी हुआ हो सकता है और प्रकाशित नहीं हुआ भी हो सकता है। अनुसंधानकर्ता इन द्वितीयक समंकों के द्वारा ही अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करता है और उससे अपना रिजल्ट निकाल लेता है। और सेकेंडरी डेटा में बेस बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन जो इसमें से प्रमुख 4-5 अंतर हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्राइमरी डेटा बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा मौलिक या ओरिजिनल नहीं होता है। प्राथमिक समंकों का संकलन जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपने उपयोग के लिए करता है, जबकि द्वितीयक समंकों का संकलन किसी और अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले ही किया जा चुका होता है और उससे निष्कर्ष और परिणाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके होते हैं। तीसरा प्रमुख अंतर है कि प्राथमिक समंकों का संकलन किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इन्वेस्टिगेटर द्वारा स्वयं किया जाता है, जबकि द्वितीयक समंकों के संकलन का उद्देश्य अलग हो सकता है। प्राथमिक समंकों का संकलन अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के द्वारा संपर्क करके प्राप्त करता है, जबकि द्वितीयक समंकों के संकलन का स्रोत सरकारी, अर्ध सरकारी प्रकाशन होते हैं। सरकार जितना डेटा पब्लिश करती है वो सबके सब द्वितीयक समंकों के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक समंकों के संकलन में श्रम, शक्ति, समय और धन अधिक व्यय होता है, क्योंकि इसका अनुसंधान करने के लिए जो अनुसंधान करता है या इन्वेस्टिगेटर है वो स्वयं पूरी तरह से लगता है, जबकि द्वितीयक समंक जो किसी और के द्वारा संकलित करके पब्लिश किए हुए होते हैं उसमें शक्ति और धन की आवश्यकता कम पड़ती है। प्राथमिक समंकों के उपयोग में अधिक सावधानी नहीं बरतनी पड़ती, क्योंकि इनका जो इसमें जो प्रमुख बात होती है वो ये होती है कि इन्वेस्टिगेटर स्वयं इसको कलेक्ट करता है, इसलिए ये ज्यादा सही होते हैं। जबकि द्वितीयक समंकों के उपयोग में पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इनकी सत्यता कितनी है ये पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं हो। प्राथमिक समंकों को यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। मुख्य रूप से 4 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत समंक संकलन रीति, दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक समंक संकलन रीति, तीसरी है संवाददाताओं की सूचना के आधार पर समंकों का संकलन, और चौथी है प्रश्नावली विधि। इन सभी विधियों को एक एक करके हम इसमें आगे। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत समंक संकलन रीति, जिसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, इस रीति में अनुसंधानकर्ता सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करता है और समंक एकत्रित करता है। ये प्रणाली सबसे ज्यादा शुद्ध मानी जाती है, बहुत उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यह काफी शुद्ध होती है। इसमें विस्तृत सूचनाओं
की प्राप्ति होती है। ये इसके द्वारा प्राप्त जो डेटा होता है वो काफी ओरिजिनल यानी मौलिक होता है। इसमें लोचकता का गुण होता है, क्योंकि इस प्रणाली से प्राप्त जो डेटा है उसको अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे घटा बढ़ा सकता है या अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन भी कर सकता है। इसके अलावा इसको चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित करता है, इसीलिए वो इसको कलेक्ट करने में फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रख सकता है। इस विधि का लेकिन कुछ दोष भी हैं, जिसमें से सबसे पहला दोष ये है कि ये सीमित क्षेत्रों के लिए ही है। अगर क्षेत्र विस्तृत हो तो उसमें यह रीति उपयुक्त नहीं पाई जाती, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेटर बहुत बड़े क्षेत्र में स्वयं जा करके डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसे में पक्षपात होने की भी संभावना अधिक होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं संग्रहित करता है, तो हो सकता है कि कहीं वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके। इसके जो इससे रिजल्ट आते हैं उनमें कभी कभी अशुद्धता की भी संभावना होती है, क्योंकि पूरे समग्र की विशेषताओं को यह प्रकट नहीं करता। यानी सैंपल जहां से लिया गया है वो पूरे समग्र को रिप्रेजेंट करे, ये आवश्यक नहीं होता। इसके अलावा समय और धन का भी अधिक व्यय होता है, क्योंकि जिससे अनुसंधान के परिणाम में विलंब भी होता है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की, यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान का क्षेत्र अगर बड़ा होता है तो ऐसे में जो अनुसंधान करता या इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान के क्षेत्र की सभी इकाइयों से डायरेक्ट अपना संपर्क स्थापित करे और डेटा कलेक्ट कर सके। इसलिए इस रीति में अनुसंधानकर्ता अप्रत्यक्ष और मौखिक रूप से संबंधित व्यक्तियों के बारे में अन्य जानकार व्यक्तियों से, जिन्हें साक्षी कहते हैं, सूचना प्राप्त करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में कोई सूचना कक्षा के मॉनिटर या कक्षा अध्यापक से प्राप्त की जाए, या श्रमिकों के बारे में कोई सूचना श्रम निरीक्षक या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति से प्राप्त की जाए, संबंधित अधिकारी से प्राप्त की जाए, तो ऐसे विधि को अप्रत्यक्ष मौखिक समंक संकलन रीति या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इस विधि के भी गुण और दोष हैं। पहले हम इसके गुणों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ऐसी इस पद्धति में चूंकि अनुसंधानकर्ता एक ही व्यक्ति से कई लोगों की जानकारियां प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसमें समय, शक्ति और धन की बचत होती है और अनुसंधान का कार्य भी शीघ्रता और सरलता से हो जाता है। अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, यानी व्यक्तिगत रूप से एक एक सैंपल से मिलने की बजाय वो एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी सैंपल सारे ऐसे व्यक्तियों की जानकारी डेटा प्राप्त कर लेता है जिनके बारे में वो जानना चाहता है। समंक सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र में और कठिन परिस्थितियों में यह विधि बहुत ही उपयोगी है, और इसमें किसी प्रकार की पक्षपात की संभावना इसलिए नहीं होती क्योंकि वो साक्षी के द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है। साथ ही इस पद्धति में बहुत सारे दोष भी हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से संपर्क नहीं कर पाता जिनके संबंधित समस्या का वो अनुसंधान कर रहा है, तो साक्षी के ऊपर चूंकि वो निर्भर है और दूसरा व्यक्ति उसको उसके बारे में जो जानकारी देता है उसी जानकारी पर आधारित वो पूरा अनुसंधान करता है और डेटा कलेक्ट करता है, इसलिए परिणाम जो भी निकलते हैं उसमें निश्चितता का अभाव रहता है। और चूंकि डायरेक्ट संपर्क वो व्यक्तियों से नहीं करता, इसलिए दूसरे व्यक्ति यानी साक्षी को अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता से दूर रखकर हो सकता है वो किसी प्रकार की पक्षपात पूर्ण जानकारी दे, इसलिए जो परिणाम है वो ठीक निष्कर्ष उसका नहीं निकल पाता। दूसरी बात यह है कि प्राप्त समंकों में एकरूपता और गोपनीयता का अभाव। तीसरी महत्वपूर्ण विधि है संवाददाताओं के सूचनाओं के आधार पर समंक संकलन करना। स्थानीय संवाददाताओं के द्वारा या इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनके द्वारा इस पद्धति के द्वारा भी अनुसंधानकर्ता स्वयं समंकों का संकलन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, जो स्थानीय स्तर पर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या लोग हैं उनको नियुक्त करता है और उनके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है। स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता भी समंकों का संकलन स्वयं नहीं करते, बल्कि अपने अनुभव और अनुमान के आधार पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको तमाम तरह की सूचनाएं या डेटा उपलब्ध करा देते हैं।
प्रायः पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन के द्वारा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि जो संवाददाता जिससे सूचना प्राप्त की जा रही है वो योग्य हो, निष्पक्ष हो और प्रतिभावान हो। उनकी संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से ऑथेंटिक डेटा मिलना कठिन होता है। अन्य विधियों की तरह इस विधि के भी अपने गुण दोष हैं। गुण तो ये है कि अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, समय, शक्ति और धन की बचत होती है और विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं जल्दी से एकत्र हो जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे अवगुण भी हैं, क्योंकि यह संवाददाताओं की सूचना पर आधारित होता है, इसलिए जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो कितने विश्वसनीय हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, ये कहना मुश्किल होता है। जो डेटा कलेक्ट होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, उसमें पक्षपात का भय भी बना रहता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं उसमें अशुद्धियों की संभावना भी रहती है। इसके साथ ही जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उनमें एक रूपता का अभाव भी पाया जाता है। इसके बाद चौथी विधि है सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवा करके सूचना प्राप्त करना, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड इन बाय इंफॉर्मेंट। जो भी सूचक हैं उनके द्वारा, इसमें इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो सूचकों के द्वारा, यानी जो इंफॉर्मेंट्स हैं, सूचकों को इंग्लिश में हम इंफॉर्मेंट्स कहते हैं, उनके द्वारा अनुसूचियां भरवाई जाती हैं। इस विधि में अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो समंक एकत्रित करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाता है, एक प्रश्नावली बनाता है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो सूचकों के द्वारा स्वयं भरी जाती है। इसे तैयार करता है और उन व्यक्तियों को भरने के लिए दे देता है जिनसे उसे सूचनाएं प्राप्त करनी है। यदि सूचकों के पास प्रश्नावली को डाक से भेजा जाता है तो इस रीति को डाक प्रश्नावली रीति भी कहते हैं, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड भी कहते हैं। प्रश्नावली के साथ एक कवरिंग लेटर लगाया जाता है जिसे अनुरोध पत्र कहते हैं हिंदी में, जिसमें समंक एकत्र करने का उद्देश्य बताया जाता है और सूचकों को यह आश्वासन दिया जाता है कि जो भी सूचना या डेटा उनके द्वारा उसे भेजा जाएगा उसको गुप्त रखा जाएगा और उनसे प्रश्नावलियां समय पर और सही समय भर कर भेजने का अनुरोध भी किया जाता है। डाक से प्रश्नावली वापस मंगाने के लिए टिकट लगा हुआ पता लिखा हुआ लिफाफा भेजा जा सकता है, जिससे सूचकों को प्रश्नावली भरकर भेजने में अपना धन व्यय न करना पड़े। सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करने की रीति का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके गुण दोष हम बाद में देखते हैं। प्रश्नावली के द्वारा सूचना प्राप्त करने की दूसरी विधि है प्रगणकों के द्वारा। जैसे पहली थी सूचकों के द्वारा, इसी तरह दूसरी है प्रगणकों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना, यानी शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स जो है उनके द्वारा जब सूचना प्राप्त की जाती है तो इसे कहते हैं प्रगणकों के द्वारा सूचना प्राप्त करना। यह विधि इस रीति के अंतर्गत प्रगणकों को अनुसूचियां यानी प्रश्नों की एक सूची जिसे प्रगणक स्वयं भरता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली विधि में तो मेल कर दी जाती है क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली, जबकि ये दूसरी विधि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है या जो प्रगणक है या जो इन्यूमरेटर है वो स्वयं भरता है प्रश्नावली को। इससे किसी के पास इसे डाक से नहीं भेजा जाता है। तो प्रगणक या तो नियुक्त किए जाते हैं या जो इन्वेस्टिगेटर है, जो अनुसंधान करता है, वो प्रश्नावली लेकर स्वयं जाता है सारे जो सूचनादाता हैं उनके पास और प्रश्नों को पूछता है, पूछ करके उनका उत्तर स्वयं भरता है। तो सरकार के द्वारा जैसे जनगणना होती है या बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, तमाम तरह के सर्वेक्षण होते हैं, वो सब इसी विधि के द्वारा होते हैं, जिसमें हमारे और आपके पास बहुत सारे जो नियुक्त होते हैं सरकार के द्वारा, वो लोग आते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं और उसकी जानकारी वो इसमें स्वयं भरते हैं। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियों का भरना। इस विधि के भी अपने गुण दोष है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं। जब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है अनुसंधान का तो उसमें यह प्रणाली बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो स्वयं पूरे क्षेत्र में नहीं जा सकता, इसलिए वो डाक से भेज देता है प्रश्नावली को और उत्तरदाताओं से वो डेटा कलेक्ट कर लेता है। ये मौलिक इसलिए होते हैं क्योंकि जो सूचना देने वाला है
वो स्वयं उसे भर के भेजता है, यानी जो सैंपल है जहां से डेटा कलेक्ट होना है वो व्यक्ति स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखता है, तो ऐसा मानते हैं कि वो शुद्ध और मौलिक होगा। इसमें समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है और अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाताओं के पास जाना भी नहीं पड़ता। और यह विधि पक्षपात रहित इसलिए कहलाती है क्योंकि जो उत्तरदाता है वो अपने बारे में सूचना स्वयं भरकर भेजता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं। समंग संकलन की इस विधि में अनुसूचियों को तैयार करना, फिर उसको मुद्रित करना यानी उन्हें पब्लिश करना और फिर सूचनाएं एकत्र के डाक से भेजना, इसमें बहुत अधिक धन व्यय हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह विधि मितव्ययी नहीं है, इसमें पर्याप्त धन व्यय हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें लोच नहीं होती, यानी अगर डाक से भेज दी गई है कोई अगर प्रश्नावली, तो उसके प्रश्नों में आवश्यकता के अनुसार चेंजेस नहीं किए जा सकते। और उत्तरदाता जब स्वयं उत्तर दे रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, ये निर्भर करता है उस पर। वो अपने हिसाब से चाहे तो वो उसका उत्तर दे या फिर उसको वापस ना दे। तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि सबसे बड़ा दोष है इस विधि का, वो यही है। और दूसरी बात ये है कि जो अशिक्षित व्यक्ति हैं अगर उनका डेटा कलेक्ट करना हो तो वो इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते उसका उत्तर भरकर भेजने में या उसका उत्तर देने में। तो सूचना देने वाला सूचना देने में अगर पक्षपात करता है तो ये विधि भी अत्यंत दोषपूर्ण हो जाती है।